आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, हो रही है। ओके, तो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि कल क्या किया था। कल हमने किया था इकाई 5 अनुवाद, सिद्धांत और व्यवहार। तो इस इकाई के अंतर्गत अनुवाद शब्द की अर्थ और व्याख्या जाना था। अनुवाद शब्द का अर्थ क्या होता है? पुनरावृत्ति। किसी एक कथन को दोबारा दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों बोलना या कहना क्या है? अनुवाद। इसकी पूर्णतः परिभाषा क्या बनेगी? कि अनुवाद को पुनरावृत्ति बोलते हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है फिर से कहना, लेकिन यह पुनरावृत्ति एक भाषा से दूसरी भाषा में होती है। आज अनुवाद का यही अर्थ सबसे ज्यादा प्रचलन में है कि वह एक भिन्न भाषा से की मूल रचना को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करता है, और अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। एक भाषा में प्रकट किए गए भावों, विचारों को ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने को अनुवाद बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए कि आई डाउट इफ ही विल कम, ये एक लैंग्वेज हुई, और इसका दूसरी लैंग्वेज में अगर हम अनुवाद करेंगे तो क्या बनेगा? मुझे उसके आने में संदेह है। तो आई डाउट इफ ही विल कम, ये कौन सी लैंग्वेज है? कौन सा स्रोत है? ये है मेन भाषा, और हमने इसका लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया। मुझे उसके आने में संदेह है, तो इसको कौन सा बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा लक्ष्य भाषा। इसमें दो पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, एक उसका विषय और दूसरा भाषा। और अनुवाद के अंतर्गत दो भिन्न भाषाओं का अस्तित्व होता है, एक स्रोत भाषा होती है और दूसरी लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा का तात्पर्य क्या है? कि स्रोत भाषा वह मूल भाषा है जिससे अनुवाद किया जाता है। जैसे अभी हमने एक लाइन बोली थी, आई डाउट इफ ही विल कम, ये क्या है? ये मेन भाषा, मूल भाषा यानी स्रोत भाषा है। और हमने इसका अनुवाद किया हिंदी में, तो मुझे उसके आने में संदेह है, तो हिंदी में अनुवाद किया, तो हिंदी कौन सी भाषा हुई? लक्ष्य भाषा। तो लक्ष्य भाषा कौन सी भाषा है? कि जिसमें या जिसके माध्यम से अनुवाद किया जाता है, वह लक्ष्य भाषा है। अनुवाद की प्रक्रिया दो चरणों में की गई है। प्रथम है अर्थ ग्रहण, जिसके अंतर्गत हम शब्द बोध, वाक्य बोध और रचना बोध का अध्ययन करते हैं। शब्द बोध क्या है? कि अर्थ ग्रहण के लिए आपको चाहिए कि पहले आप उस सामग्री को, चाहे वह साहित्यिक हो या कुछ और, उसका अनुवाद, जिसका अनुवाद होना है, पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ा जाए, एक बार और पढ़ा जाए, फिर दूसरी बार, ताकि
अच्छे से समझ में आ जाए। आपको पढ़ते पढ़ते उस रचना में कुछ ऐसे शब्द भी मिलेंगे जिनका मतलब हम नहीं जानते या पक्के तौर पर नहीं जानते, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, ये शब्द इसके निकट हो सकता है। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, हम यहाँ पे डिक्शनरी शब्दकोश की भी सहायता ले सकते हैं ताकि उस रचना का भाव हम अच्छे से स्पष्ट कर सकें। शब्द का अर्थ एक नहीं होता, कई हो सकते हैं। जैसे हिंदी में पर्यायवाची होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में भी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग करना हमारी सूझबूझ के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस शब्द का कितने अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक ट्रीटमेंट वर्ड है, ट्रीटमेंट शब्द है, जिसको यहाँ पर 3 अलग-अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। माई फादर इज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर शर्मा। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट शब्द का प्रयोग हुआ है वो इलाज के लिए हुआ है। और हिज ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज वन साइडेड। सेकंड क्या है कि हिज ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज वन साइडेड। यहां पर किस अर्थ में हुआ है बता सकते हैं? His treatment of the subject is one sided। यहां पर ट्रीटमेंट शब्द का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है पक्ष के रूप में, कि एक सब्जेक्ट के पक्ष के रूप में है। और तीसरा है दियर ट्रीटमेंट ऑफ दियर गेस्ट इज कमेंडेबल। यहां पर ट्रीटमेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए यूज किया गया है? Their treatment of their guest is commendable। यहां पर हुआ है खातिरदारी के लिए। तो ट्रीटमेंट एक शब्द है, लेकिन उसका यहां पर तीनों अलग अलग तरीके से अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। सेकंड क्या है? अनुवाद की प्रक्रिया। अर्थ ग्रहण के अंतर्गत जो सेकंड पॉइंट है वाक्य बोध। तो सबसे पहले शब्दों को प्रसंगानुसार शब्दकोश की सहायता से या बिना शब्दकोश की सहायता से अच्छी तरह समझ लेने के बाद जब हम वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे, वाक्य से ही क्या बनती है? भाषा बनती है। अर्थ या तो एक वाक्य में या एक से अधिक वाक्यों में स्पष्ट होता है। जिस वाक्य में पूरा अर्थ उस वाक्य को या 2, 3, 4 वाक्यों में अगर पूरा अर्थ आता हो तो उन सब को मिलाकर अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर शब्दों को अलग अलग समझने का मतलब भी यही होता है कि आप वाक्यों का अर्थ अच्छी तरह से समझ सकें। जब तक हम शब्दों की सार्थकता नहीं समझेंगे और पूरा वाक्य अपनी सारी अर्थवत्ता में समझ नहीं आ जाता, तब तक शब्दों के अलग अलग अर्थकोश में देख लेने से भी कोई हल नहीं मिलेगा। कभी कभी हम पूरे वाक्य को कई बार पढ़ने पर भी अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते, और कभी कभी हम 1 या 2 बार पढ़ने से ही उन वाक्यों को, उन शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाता है। ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी शब्दावली, वोकैबुलरी, इसके बारे में समझ कैसी है। जिसको टेंसेस का या वोकैबुलरी का अच्छे से ज्ञान होगा, उसको ट्रांसलेशन अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो सबसे जरूरी क्या है कि हमें टेंसेस का अच्छे से पता होना चाहिए और वोकैबुलरी हमारी अच्छी होनी चाहिए। रचना बोध, जब हम अनुवाद करते हैं तो वहां पर शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है। शब्दों के अलग अलग अर्थ का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वाक्य में ढलकर ही वे क्या बन जाते हैं, सार्थक बनते हैं। जो वाक्य के सभी शब्द मिलकर एक वाक्य अर्थ देते हैं। इस प्रकार से जो अनुवाद की पहली प्रक्रिया है, अर्थ ग्रहण, उस पर तीन मूल बातें जो सामने आती हैं कि हमें किन चीजों का, किन विषय वस्तु का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। वो क्या है कि शब्द का सही ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हमारी शब्दावली अच्छी होनी चाहिए। शब्दों का इस प्रकार प्रयोग हो कि वाक्य का सही अर्थ निकले। हमें शब्दों का भी प्रयोग करना आना चाहिए। जैसे पर्यायवाची में एक के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे ये ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल अभी दिया गया था, यहाँ पे ट्रीटमेंट वर्ड तो एक है लेकिन इसके तीनों अर्थ अलग अलग निकलते हैं। वैसे ही जब हम वाक्य में शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमें उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है ताकि वाक्य का सही अर्थ निकले। और नंबर 3 क्या है कि विषय की सही जानकारी होनी चाहिए। और जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो अनुवाद पूर्णतया सटीक अर्थ ग्रहण कर पाता है। यानी कि जो हम अनुवाद करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, उसका पूर्णतया अर्थ निकल पाता है। अगर हम शब्दों का सही प्रयोग नहीं करेंगे, सही अर्थों में उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य भी फिर गलत ही बनेगा। अनुवाद की प्रक्रिया 2, संप्रेषण के रूप में। इसके अंतर्गत आएंगे शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत, श्लिष्ट शब्द, वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत, रचना की समानार्थकता का सिद्धांत। कोई बता सकता है श्लिष्ट शब्द क्या होते हैं? बताएगा कोई श्लिष्ट शब्द क्या होते हैं? रजत, रिया गुप्ता, आलोक। श्लिष्ट शब्द क्या होते हैं? गौरव मिश्रा, आप बताओगे श्लिष्ट शब्द क्या होते हैं? ओके, तो श्लिष्ट शब्द कौन से होते हैं? जहां एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी उसके साथ सटा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे इफ ही ड्रिंक्स टू मच ही विल पे फॉर इट लेटर। यहां पर पे शब्द के दो अर्थ दिए हैं। एक पे शब्द का अर्थ क्या बनता है? चुकाना या अदा करना। और दूसरा कष्ट सहना या यातना भोगना।
तो श्लिष्ट शब्द क्या है कि एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी जो सटा हो, चिपका हुआ हो, वो है श्लिष्ट शब्द। संप्रेषण के अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है, समतुल्यता, शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत। तो समतुल्यता सबसे पहले शब्द के स्तर पर सिद्ध करनी होती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि अंग्रेजी वाक्य के हरेक शब्द को समझकर डिक्शनरी की शब्दकोश की सहायता से उसके लिए प्रतिशब्द मतलब वही अर्थ देने वाला हिंदी शब्द, उसको खोजना होता है। इसमें दो कठिनाइयां विशेष रूप से आती हैं। एक तो यह है कि अगर आप शब्दकोश देखेंगे तो अक्सर एक शब्द के कई प्रतिशब्द मिलेंगे। प्रतिशब्द मतलब पर्यायवाची। इनमें से एक सही प्रतिशब्द चुन लेना हमारी समझदारी का परिचय देता है, जिसका सही अर्थ प्रयुक्त हो सके उस वाक्य के दो अंतर्गत। शब्दों के अनुवाद में एक कठिनाई और भी आती है। इसका कारण है कि एक भाषा में प्रयुक्त शब्दों के सटीक पर्याय दूसरी भाषा में नहीं मिलते। जैसे जो हिंदी के पर्याय शब्द हैं वो कई बार इंग्लिश की शब्दावली में एज इट इज सेम यानी समान रूप से वैसे ही नहीं मिल पाते। इस स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि हम समान अर्थ देने वाले शब्दों में प्रसंगानुसार जो सबसे अधिक सटीक, सबसे अधिक सही शब्द है उसको चुने, जो वाक्य को पूरा अर्थ व्यक्त करे। जैसे अंग्रेजी के 3 शब्द हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, चर्च, कैथीड्रल, चैपल। तो हिंदी में इनके लिए क्या यूज किया गया है, क्या प्रयोग किया गया है? चर्च के लिए गिरजाघर, कैथीड्रल महामंदिर और चैपल प्रार्थनालय। तो हिंदी के शब्दकोश में इनके लिए ये शब्द उपलब्ध हैं। कैथीड्रल किसको बोलते हैं? बड़े गिरजाघर को, जिसका मुखिया बिशप होते हैं, और बिशप के अधीन ही अन्य कई गिरजाघर भी आते हैं। और चैपल क्या है? चैपल होता है एक छोटा सा प्रार्थना गृह जो गिरजाघर या कैथीड्रल के अंदर स्थित होता है। जैसे स्कूल और अस्पतालों में छोटे छोटे से मंदिर बने हुए होते हैं, उनको चैपल बोल सकते हैं। लक्ष्य भाषा में कई शब्द रहने के बावजूद अनुवादक को, जो अनुवाद करता है, उसको सतर्कता के साथ उनमें से एक का चुनाव करना पड़ता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं या अलग अलग प्रसंगों में उनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल, द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल इन पंजाब मस्ट बी कॉन्डिमेंड। अब शब्दकोश में इनोसेंट के लिए क्या प्रयोग किया गया है? निर्दोष, निष्पाप, निपराध, बेगुनाह, निष्कपट, अबोध। ये सब क्या है? समानार्थक शब्द हैं।
वेट फॉर 2 मिनट। ठीक है। और कॉन्डिमेंट के लिए क्या प्रयोग किया गया है? निंदा करना, दोषी या अपराधी ठहराना, अपराधित करना, दंड देना, जब्त कर लेना, निराकरण करना, रोग असाध्य देना आदि शब्दों का इसके लिए प्रयोग किया गया है। तो अब इन इतने सारे शब्दों में कौन सा अर्थ सबसे अधिक जो सटीक है, सही है, उसका प्रयोग हम अपनी सूझबूझ के अनुसार करेंगे, जिससे वाक्य का सही अर्थ निकले। श्लिष्ट शब्द ये हो चुका। वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत। अंग्रेजी की किसी रचना का उसमें प्रयुक्त शब्दों को कितनी अच्छी तरह समझा है, और शब्दों के जो हिंदी समानार्थक उसने चुने हैं, उसने का मतलब यहाँ पर क्या है? अनुवादक से। अनुवादक जो अनुवाद करता है, वे कितने सही और सटीक हैं, इसकी कसौटी उस अनुवाद के वाक्य होते हैं। अनुवाद की असली क्षमता इसी में निहित होती है कि वह कितने सही और सार्थक वाक्य बना पाता है। इतना ही काफी नहीं है कि वह जो वाक्य बनाए वह व्याकरण की दृष्टि से सही हो और उसमें मूल अंग्रेजी शब्दों के सही समानार्थक चुने गए हों, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वाक्य वही प्रभाव डाले जो मूल अंग्रेजी के वाक्य का पड़ता है। पूरे वाक्य के अर्थ के संप्रेषण के लिए अनुवाद को कभी कभी चुने हुए शब्द बदलने पड़ सकते हैं, कभी उसमें कुछ बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है, कभी वाक्य की रचना बदलनी पड़ सकती है, तो कभी एक वाक्य को 2 या 3 वाक्यों में तोड़ना और कभी 2 या अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य में ढालना भी पड़ सकता है। यह सही है कि अनुवाद में वाक्य का महत्व बहुत होता है, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुवादक की निष्ठा उसमें निहित अर्थ या मंतव्य के प्रति होती है। उसे यही देखना होता है कि हिंदी में कैसे वह बिना विकृति के, बिना गलती किए उस मंतव्य को व्यक्त कर सकता है। अनुवाद करते समय जब वाक्य रचना बदल जाती है तो उसका एक उदाहरण देखिए कि आई शैल गो विद यू टू द मीटिंग इफ यू कम ऑन टाइम। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। आई शैल गो विद यू टू द मीटिंग इफ यू कम ऑन टाइम। इसका क्या मतलब बनता है? हिंदी में अनुवाद क्या बनेगा कि आप वक्त पर आ गए तो मैं आपके साथ बैठक में चलूंगा। ये इसका सही अनुवाद है। और अगर इसमें हम फेर बदल करते हैं तो क्या बनेगा? मैं आपके साथ बैठक में जाऊंगा अगर आप वक्त पर आ गए तो। तो ये क्या हुआ कि वाक्य में शब्दों का क्रम बदल गया। जाऊंगा के बजाय हम चलूंगा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि साथ जाऊंगा में लगता है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसके साथ आपको जाना है। उसी से बात करने में साथ चलूंगा
यह प्रयोग सही भी है और सम्मत भी है। पॉइंट नंबर 4, रचना की समानार्थकता का सिद्धांत। शब्द, शब्दों का क्रम, वाक्य और वाक्यों की योजना सब रचना के अनिवार्य अंग हैं। कौन कौन से? शब्द, शब्दों का क्रम, वाक्य और वाक्यों की रचना, ये सब किसके अनिवार्य अंग हैं? रचना के। तो वास्तव में शब्द के लिए प्रतिशब्द की तलाश और वाक्य के लिए प्रतिवाक्य बनाने की सारी कोशिशें रचना के स्थान प्रति रचना के निर्माण के लिए होती हैं। कहाँ क्या घटाया बढ़ाया जाए, कहाँ कोशगत अर्थ से भिन्न अर्थ लगाया जाए, कहाँ शब्दों के क्रम को बदला जाए, कहाँ एक वाक्य को तोड़कर एक से अधिक वाक्य बनाए जाएं और कहाँ एक से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में संगठित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ये सब युक्तियां ऐसे ही नहीं आ जाती। इनके लिए कठोर और अनवरत अभ्यास की जरूरत होती है। अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं जो मेन पॉइंट्स हैं? भाषा की प्रकृति की समझ, शब्दों का सही प्रयोग, वाक्य रचना और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद। सबसे पहले तो आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। शुरुआत से 2 मिनट का समय ले लीजिए, नोट कीजिए इनको। हो गया? ठीक है। भाषा की प्रकृति की समझ। तो सबसे पहले जो अनुवादक है उसका प्रथम दायित्व क्या है कि उसको भाषा की जो प्रकृति है उसकी समझ अच्छे से होनी चाहिए। एग्जाम्पल, आई वंडर इफ दिस इज ट्रू। अगर इसको हम भाषा की प्रकृति को ध्यान में न रखकर इसका अनुवाद करते हैं तो क्या अनुवाद बनेगा कि मुझे आश्चर्य होगा अगर यह सच है। लेकिन यह गलत है। सही अनुवाद क्या बनेगा कि मुझे इसकी सच्चाई में संदेह है।
अब हैव लगाकर भी वाक्य बनाए जाते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव लेफ्ट माई ओल्ड जॉब, मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी है। आई हैव एक्सेप्टेड दिस थ्योरी, मैंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया। हैव से रिलेटेड कुछ वाक्य हैं, जैसे आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपनी कलम खो दी। आई हैव अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। आई हैव अ पेन इन माई नेक, मेरे गले में दर्द है। आई हैव पास्ड बीए एग्जामिनेशन, मैं बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तो ये हैव से संबंधित कुछ सब वाक्य थे जिनका अनुवाद किया गया। प्रीपोजिशन, या हिंदी में क्या बोला जाता है, कारक चिन्हों का, परसर्गों का प्रयोग। प्रेपोजिशन या कारक चिन्हों या परसर्गों का प्रयोग करते समय भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखना होता है। प्रेपोजिशन या कारक चिन्हों का प्रयोग अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग तरीके से होता है। वाक्य में उनका स्थान भी दोनों भाषाओं में अलग अलग है। जैसे पेन ऑफ राम, पेन ऑफ राम, यहाँ ऑफ कर्ता के पहले आया है, कर्ता यहाँ पर राम है। जबकि हिंदी में क्या हो जाता है, इसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। राम की कलम, हिंदी में क्या बनेगा, राम की कलम, यहां पर हिंदी में कर्ता पहले आया है। तो यहां पर हिंदी में कारक चिन्ह या संबंध जोड़ने वाले चिन्ह से क्या मतलब है, जो ऑफ का प्रयोग किया गया है, प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, उनको क्या बोला गया है, कारक चिन्ह या संबंध जोड़ने वाले चिन्ह कर्ता के बाद आते हैं। राम की, राम क्या है, कर्ता, और की क्या है, कारक चिन्ह, प्रेपोजिशन। इसीलिए अंग्रेजी में इसे प्रेपोजिशन अर्थात पहले रखा हुआ और हिंदी में परसर्ग बाद का हिस्सा कहते हैं। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय कारक चिन्हों या परसर्गों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अब दूसरी सावधानी क्या रखनी चाहिए, अंग्रेजी के संबंध चिन्ह हिंदी में ज्यों के त्यों अनुदित होकर नहीं आते। ओन का अनुवाद हिंदी में भिन्न अर्थों में होता है। इसका अनुवाद पर भी होता है, को के लिए भी ओन का प्रयोग होता है। जैसे द बुक वाज ऑन द टेबल, आई विल विजिट हिम ऑन मंडे। आई रीच्ड ऑफिस इन टाइम, इसका अनुवाद क्या बनेगा, मैं समय से कार्यालय पहुंचा। आई मेट हिम इन हिज हाउस, मैं उससे उसके घर पर मिला। सिंस और फॉर का प्रयोग भी आपने किया होगा, सीखा होगा। सिंस और फॉर, यस टीचर। तो बताइए सिंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जैसा भी टूटा फूटा आया बताना, बताइए। मैम ईयर के लिए यूज होता है। ईयर के लिए, यस मैम। फिर फॉर का प्रयोग कहाँ पर होता है,
मैम फोर के लिए प्रयोग हो गया। फोर माने जैसे कुछ हमें पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं पता, पर अंदाजा है इस टाइम के लिए हुआ था। अनिश्चित और लंबे समय के लिए। यस मैम। और सिंस का निश्चित सिंस समय के लिए। निश्चित समय, एक पर्टिकुलर टाइम पता है, जैसे कुछ कंपनी सिंस फॉर दिस सिंस टाइम से चालू हुई है तो उसका पर्टिकुलर ईयर हमें पता है। जी जी। तो सिंस का प्रयोग कहां पर किया जाता है? निश्चित समय के लिए। जैसे सिंस मंडे, सिंस 6 PM। यहां पर मंडे क्या है? निश्चित समय है। ऐसे ही 6 PM ये भी एक निश्चित समय है। बट फोर का प्रयोग हम अनिश्चित काल और लंबे समय के लिए करते हैं, जैसे 6 days, 6 month, 6 years। जब एप्लीकेशन लेते हैं, लीव लेते हैं, जी जब आप सिक लीव या कुछ एप्लीकेशन देते हैं तब। जी जी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ही हैज बीन हेयर सिंस मंडे। वह, अनुवाद क्या बनेगा इसका? वह सोमवार से यही है। ही ट्रेवल्ड इन द डेजर्ट फॉर 6 months। फॉर 6 months, वह 6 महीने तक। अब यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं है, 6 month कौन से भी हो सकते हैं, तो इसीलिए 6 month आने के पहले फोर का यूज किया गया है। अनुवाद क्या बनेगा? वह 6 महीने तक मरुभूमि में घूमता रहा। He has been traveling in the desert for 6 months। वह 6 महीने से मरुभूमि में घूम रहा है। अब टू का अनुवाद भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। किसी को एडवाइस देनी हो, किसी को निमंत्रण देना हो। एग्जाम्पल के लिए, आई एडवाइज्ड हिम टू वेट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? किसी को एडवाइस दे रहे हैं। और आई इनवाइटेड, परामर्श दे रहे हैं। आई इनवाइटेड माई फ्रेंड टू प्ले फुटबॉल। मैंने फुटबॉल खेलने के लिए अपने मित्र को बुलाया। तो यहाँ पर टू दो अर्थों में यूज हुआ है, इंतजार, परामर्श देने के लिए और आमंत्रण के लिए। शब्दों का सही प्रयोग, व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत जो पॉइंट नंबर 2 है, शब्दों का सही प्रयोग। अनुवाद करते समय 2 मिनट वेट कीजिए स्टूडेंट्स। अनुवाद करते समय शब्दों के सही और प्रसंग के अनुवाद प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक ही शब्द के अर्थ अनेक शब्दकोशों में मिलते हैं। यह हमारे भाषा ज्ञान, विवेक और हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम शब्दों के किस अर्थ को चुनते हैं, उनका कैसा प्रयोग करते हैं और हमारे द्वारा किए गए अनुवाद से वाक्य का क्या अर्थ निकलता है।
जैसे एक शब्द है ऑपरेशन, इसका प्रयोग 2 वाक्यों में किया गया है। फर्स्ट है द ऑपरेशन डन बाय डॉक्टर इज सक्सेसफुल, कि डॉक्टर को शल्य क्रिया में सफलता मिली। तो ऑपरेशन का अनुवाद यहां पर किस रूप में किया गया है? इलाज के लिए, शल्य क्रिया के लिए। और दूसरा क्या है कि द पुलिस ऑपरेशन इन दैट एरिया वाज अ फेलियर, उस इलाके में पुलिस कार्यवाही असफल रही। तो यहां पर क्या है? ऑपरेशन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कार्यवाही के लिए, जांच पड़ताल के लिए। अब ट्रीटमेंट शब्द के लिए और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे व्यवहार, बर्ताव, सलूक, प्रतिपादन, विवेचन, चिकित्सा, उपचार, इलाज। ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए अधिकार, लाभ, स्वार्थ, रुचि, सूद। हाई के लिए ऊंचा, ज्यादा। एम के लिए कौन कौन से शब्द बनते हैं? निराशा, लक्ष्य, उद्देश्य। एक्यूरेट के लिए सही, अचूक। वाक्य रचना, पॉइंट नंबर 3, वाक्य रचना। वाक्य रचना का अनुवाद में विशेष महत्व है। जब हम सही शब्द चुन लें तो लक्ष्य भाषा की प्रकृति का अनुसरण ठीक से कर लें, पर यदि वाक्य रचना सरल नहीं है तो अनुवाद का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सकेगा। स्रोत भाषा की बात लक्ष्य भाषा में ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना क्या है? अनुवाद का लक्ष्य है। अगर अनुवाद की वाक्य रचना सरल और समझ में न आ सकने वाली होगी तो स्रोत भाषा की बात लक्ष्य भाषा में स्पष्ट नहीं हो सकती। वाक्य की जटिलता का सबसे बड़ा कारण लंबे वाक्यों का निर्माण होता है। इसलिए हमें लंबे वाक्यों का निर्माण करने से बचना चाहिए और छोटे छोटे और सरल वाक्य बनाने चाहिए। अगर स्रोत भाषा मतलब अंग्रेजी का वाक्य लंबा है तो हम उसे विभिन्न इकाइयों में यानी अलग अलग टुकड़ों में, पार्ट्स में बांट सकते हैं। हमें एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम ये वही होता है ना जिसमें एक वर्ड हमें दे रखा होगा उसके ऊपर सेंटेंस बनाना होता है एक? नहीं नहीं, हमें एक पूरा वाक्य दे रखा हो, उसका हमें अंग्रेजी में दे रखा है तो उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है, ज्यों का त्यों, एक वर्ड नहीं, पूरा वाक्य। अच्छा। जी, तो इसलिए हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए जिससे कि स्रोत भाषा में मतलब अंग्रेजी भाषा में कही गई बात ज्यों की त्यों लक्ष्य भाषा में, अगर हम हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो हिंदी क्या होगी? लक्ष्य भाषा में आ जाए। जैसे द कंपनी रिक्वायर्ड large amounts of money to wage wars both in India and on the high seas and to maintain naval forces and armies and forts and trading posts in India। तो इसका अनुवाद क्या बनेगा कि कंपनी को भारत और बीच समुद्र में युद्ध करने के लिए और अपनी जल और स्थल सेना तथा भारत में अपने किलों तथा व्यापारिक चौकियों की रक्षा करने के लिए काफी बड़ी रकम की आवश्यकता थी। अब इसमें लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं तो लंबे वाक्यों का अनुवाद करने में बहुत कठिनाई होती है।
इसलिए छोटे छोटे वाक्यों के सहारे किया गया जो अनुवाद है वो क्या होता है, सरल होता है, समझ में आने वाला होता है और हिंदी की भाषा प्रकृति के अनुकूल होता है। जैसे कुछ कठिन शब्द दिए हैं, मोनोपोली, एकाधिकार। मोनोपोली को क्या बोला जाता है, एकाधिकार। रैपिडली, ये एक तरीके से वोकैबुलरी है, शब्दावली है। ये सब ताकि हमें ध्यान रहे कहीं आए अनुवाद करते समय तो हम इनका प्रयोग अच्छे से कर सके। तो देख लीजिए, मोनोपोली, एकाधिकार, रैपिडली, शीघ्रता पूर्वक, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, कल्पना से परे, एक्वायर्ड डायरेक्ट कंट्रोल, सीधा अधिकार प्राप्त हो गया, स्टेट रिवेन्यूज, राजस्व, ग्रैब, छीनना, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, एकत्र धन। तो ये कुछ शब्दावली थी। अब है पॉइंट नंबर 4, विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद। विभिन्न क्षेत्रों का क्या मतलब है, विभिन्न क्षेत्रों का तात्पर्य है कि विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान और सरकारी कार्यालयों में हो रहे अनुवाद से। इसके अलावा साहित्यिक अनुवाद और स्वतंत्र अनुवाद। स्वतंत्र अनुवाद मतलब जो अखबार के लिए अनुवाद किया जाता है उससे है। तो विज्ञान और समाज विज्ञान, इस प्रकार के अनुवादों में पारिभाषिक शब्दों को लेकर समस्या पैदा होती है, क्योंकि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, अब ये विभिन्न क्षेत्र का मतलब क्या है, रसायन शास्त्र, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, समाज शास्त्र, इन सब से तात्पर्य है विभिन्न क्षेत्रों का, तथा विशिष्ट ज्ञान विज्ञान या शास्त्र में जिनकी अर्थ सीमा निश्चित रहती है। अनुवाद में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वह क्या है, वह यह है कि अंतरराष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाए। अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ग्राम, मीटर, एम्पियर, वोल्ट, वाट कैलोरी, लीटर, सल्फर, भौतिकी, वाष्पीकरण, तापमापी, प्रवर्तक, अतिचालकता। ये सब क्या है, अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के शब्द हैं ये। विज्ञान के विषयों में हिंदी के पारिभाषिक शब्दों को बढ़ावा देना चाहिए, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य पारिभाषिक शब्दों को ज्यों का त्यों स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से समाज विज्ञान के क्षेत्र में भी पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है। विज्ञान की अपेक्षा इसमें हिंदी के पारिभाषिक शब्द अधिक प्रयोग किए जाते हैं। कुछ अंग्रेजी शब्दों का हिंदीकरण कर लिया जाता है, जैसे ब्रितानी, आंगल, त्रासदी, तकनीक, अकादमी। और साहित्यिक अनुवाद का मतलब क्या है, किसी भाषा के साहित्य का दूसरी भाषा में अनुवाद करना क्या है, साहित्यिक अनुवाद। कला इसलिए है कि यह अनुवाद अनुवादक से कल्पना शक्ति
और सृजनात्मक क्षमता की अपेक्षा रखता है। इसमें भावानुवाद पर बल दिया जाता है। अनुवादक मूल लेखक के भावों, विचारों और भाषा को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि मूल रचना का पूरा प्रभाव अनुवाद में बना रहे और अनुवाद कृत्रिम नहीं लगता, बनावटी नहीं लगता। इसके लिए दोनों भाषाओं की अच्छी पकड़ अनुवादक को होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मूल रचना की प्रकृति और प्रस्तुति की भी अनुवादक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अनुवाद करते समय अनुवादक मूल साहित्यिक कृति में प्रयुक्त मुहावरों, कहावतों आदि को अपनी भाषा में ढालता है या उसके स्थान पर लक्ष्य भाषा के मुहावरों, कहावतों का इस प्रकार प्रयोग करता है कि वह अनुदित भाषा में सटीक लगे, सही लगे। तो इकाई नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हुई। 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद इकाई 6 करेंगे।
तो इकाई 6 प्रभावी लेखन के गुण। अब इसकी रूपरेखा क्या है? प्रभावी लेखन की अवधारणा, प्रभावी लेखन विषय के स्तर पर, फिर प्रभावी लेखन शिल्प के स्तर पर। और शिल्प के स्तर पर इसके अंतर्गत आएगा भाषा पर अधिकार, शब्दावली, वाक्य विन्यास, शैली, मुहावरे, लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग, अलंकारिकता, अर्थ और भाषा में अन्विति, फिर है प्रभावी लेखन का लक्ष्य, और अंत में है सारांश। तो ये सारी रूपरेखा प्रभावी लेखन के गुण के अंतर्गत आएगी। तो हम भाषा और संप्रेषण का परिचय पीछे दे चुके हैं। संप्रेषण के अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट्स भी पढ़े थे कि शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत आएगा, श्लिष्ट शब्द आएंगे, वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत और रचना की समानार्थकता का सिद्धांत। तो अब हम करते हैं प्रभावी लेखन अवधारणा। सारा चैप्टर थ्योरी बेस पर है। कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो कुछ ऐसा है नहीं लिखने वाला, ध्यान से सुन लीजिएगा बस। और क्या क्या आएगा इस इकाई के अंतर्गत कि प्रभावी लेखन जो है वो लेखन के विषय से संबंधित है या लेखन के शिल्प से संबंधित है, यह लेखन की विशिष्ट शैली है या लेखन का सामान्य कौशल है। इन सारी बातों की चर्चा इसमें आगे की जाएगी। तो सबसे पहले प्रभावी लेखन अवधारणा। प्रभावी लेखन क्या है, किसे हम प्रभावी लेखन मानते हैं और किसे नहीं मानते? क्या प्रभावी लेखन की कोई परिभाषा निर्धारित हो सकती है? प्रभावी लेखन कैसे सीखा जा सकता है? ये सब मूल बातें हैं। जो लेखन करने वाले के मन में ये सारे सवालों के रूप में उठ सकती हैं। तो सबसे मूल बात तो यह है कि जो लेखन पाठक को प्रभावित करे, अर्थात जिस लेखन को पढ़कर पाठक पर, पाठक मतलब पढ़ने वाले पर अपेक्षित प्रभाव पड़े, वह भावाकुल हो उठे, सोचने लगे, हंसने लगे, रोने लगे, यहां तक कि उस लेखन को पढ़कर वह पहले जैसा इंसान न रह जाए, कुछ अलग किस्म का महसूस करने लगे, जिंदगी में उसे नई राह या नई रोशनी दिखाई देने लगे। ऐसे अनेक लक्षण होते हैं प्रभावी लेखन के। कुछ प्रभावी लेखन ऐसे भी होते हैं कि जिनको पढ़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति कोई लेखन पढ़ रहा है और वह नींद की दशा में है, उस लेखन का उस व्यक्ति पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह अपनी नींद छोड़कर इतना उत्तेजित हो जाता है कि वह जानना चाहता है कि इस लेखन के अंतर्गत और किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। उसको बोलते हैं नींद उड़ाने वाले लेखन। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन लेखनों का प्रभाव ही ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी जिनको पढ़ने के बाद नींद आने लगे, यानी अप्रभावी लेखन। इनको बोला जाता है अप्रभावी लेखन, जिनको पढ़ने वाले के ऊपर कोई प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव ना पड़े, अप्रभावी लेखन। इन सारी बातों से तात्पर्य यह है
कि प्रभावी लेखन की जो मुख्य विशेषता है, पाठक को उसके सोचने समझने के तरीके में, उसके संस्कारों को, उसकी बुद्धि को, उसके हृदय को गहरे में जाकर प्रभावित करना। ये क्या है? प्रभावी लेखन की मुख्य विशेषता। एक बार रिपीट कर देती हूं, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। प्रभावी लेखन की मुख्य विशेषता के रूप में है कि जो पाठक को उसके सोचने समझने के तरीके में, उसके संस्कारों को, उसकी बुद्धि को, उसके हृदय को गहरे में जाकर प्रभावित करे। और प्रभावी लेखन की सरल परिभाषा क्या हो सकती है? कि प्रभावी लेखन वह लेखन है जिसे पढ़कर पाठक का मस्तिष्क झकझोरा जाए, उसका हृदय द्रवित हो जाए और उसके संस्कारों में उद्वेलन होने लगे, और पाठक उस रचना के पाठन के बाद, पढ़ने के बाद जीवन को या समस्याओं को एक नई दृष्टि से, नई रोशनी से ग्रहण कर देखने समझने लगे। ये क्या है? सरल शब्दों में प्रभावी लेखन की परिभाषा। लेखन में यह भेद कैसे हुआ कि कुछ लेखन या अधिकांश लेखन अप्रभावी लेखन का रह जाता है, जबकि विश्व के विशाल लेखन भंडार में थोड़ा ही ऐसा लेखन है जो और अब भी रचा जा रहा है, जो सही मायनों में प्रभावी या असरदार लेखन कहा जा सकता है। लेखन की प्रभाव क्षमता की एक कसौटी समय पर भी है। यह कसौटी बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण कसौटी है कि जो लेखन बहुत समय बीतने पर भी अपनी प्रभाव क्षमता बनाए रखता है, वास्तव में वही लेखन प्रभावी लेखन है। कई बार तात्कालिक प्रचार आदि कारणों से थोड़े समय के लिए किसी लेखन को उस काल के आलोचकों के दिए गए प्रमाण पत्रों के कारण भी प्रभावी लेखन कह दिया जाता है। अनेक तत्कालीन पत्रिकाएं कई बार लेखक की सामाजिक सत्ता को ध्यान में रखकर प्रशंसा के पुल बांध देती हैं, लेकिन समय की कसौटी पर ऐसा लेखन जल का बुलबुला ही रह जाता है। और दूसरी ओर एक ऐसा लेखन भी होता है जिस पर फिर लेखक की सामाजिक सत्ता के कमजोर होने से आलोचक आदि ध्यान नहीं देते, और ऐसा लेखन कई बार लेखक के जीवन काल में अचर्चित रह जाता है, जिसकी चर्चा ही नहीं की जाती। लेकिन काल की कसौटी पर कई बार ऐसा लेखन बहुत ही प्रभावी सिद्ध होता है। काल की कसौटी का मतलब क्या है? कि जिस समय पर वह लेखन किया गया था, उस समय भले ही उसका प्रभाव ना के बराबर हो, परंतु धीरे 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 जैसे समय व्यतीत होता है, पढ़ने वालों को, पाठकों को उस लेखन का प्रभाव समझ में आता है, और समय के साथ काल की कसौटी पर ऐसा लेखन बहुत प्रभाव डालता है। इस लाइन का यही मतलब है। जैसे मुक्ति बोध के साहित्य पर उसके जीवन काल में अधिक ध्यान नहीं दिया गया, परंतु उनके देहांत के बाद जब उनका अधिकांश अप्रकाशित, अप्रकाशित मतलब जो कभी छपा ही ना था, जो प्रकाशित ही नहीं करवाया गया था, जब उसको छापा गया तो वो हिंदी साहित्य के सभी कालों के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक माने गए। अब यहां सभी कालों से क्या मतलब है? 4 कालों का वर्णन किया गया है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास में। वीर गाथा काल मतलब आदिकाल,
भक्ति काल, रीति काल और नंबर 4 है आधुनिक काल। तो यहाँ सभी कालों का इन 4 कालों से दिया गया है। अतः लेखन की प्रभाव क्षमता को तत्काल नहीं आंका जा सकता, तत्काल ही उसके परिणाम हम घोषित नहीं कर सकते कि किसी लेखन को हमने पढ़ा और तुरंत हम अंदाजा लगा लें कि यह प्रभावशाली नहीं है या यह अप्रभावशाली है। तो प्रभाव क्षमता को तत्काल नहीं आंका जा सकता, पर प्रमाणित हो चुके प्रभावी लेखन के गुणों को रेखांकित कर प्रभावी लेखन के सामान्य गुणों को जरूर अंकित किया जा सकता है। प्रभावी लेखन की प्रभाव क्षमता को 2 स्तरों पर पहचाना जा सकता है। अब ये 2 स्तर कौन से हैं? विषय के स्तर पर, अर्थात लेखक किस विषय को लेखन में प्रस्तुत करना चाहता है, लेखक ने अपना लेखन का कौन सा विषय प्रस्तुत किया है, कौन से विषय का चुनाव किया है। और दूसरा क्या है? शिल्प के स्तर पर, अर्थात जिस विषय को लेखक ने अपने लेखन के लिए चुना है, इसकी प्रस्तुति के लिए किन शिल्प गतिविधियों को उसने प्रयुक्त किया है। तो फर्स्ट कर लेते हैं विषय के स्तर पर। किसी अंग्रेजी लेखक ने किसी ने पूछा, कोई अंग्रेजी लेखक था, तो उससे किसी ने पूछा कि प्रभावी रचना का मूल मंत्र क्या है। तो उस अंग्रेजी लेखक ने जवाब दिया, किसी विषय पर अच्छी तरह और स्पष्ट विचार करने पर ही प्रभावी रचना प्रस्तुत होती है। तो प्रभावी लेखन में विषय के स्तर पर पहली आवश्यकता क्या है? विषय संबंधी लेखक की स्पष्ट समझ, यानी कि लेखक ने जिस लेखन का चुनाव किया है, जिस विषय का चुनाव किया है, उसके विषय में उससे संबंधित लेखक की समझ कैसी है, उससे संबंधित उसको जानकारी कैसी है। जो विषय लेखक के मानस के जितना निकट होगा, मम्मा आप ले जाओ, सॉरी, जो विषय लेखक के मानस मतलब हृदय के जितना निकट होगा और जिस पर लेखक लगातार विचार भी करता रहेगा, उसी से लेखक का घनिष्ठ संबंध बनेगा। इससे उस विषय पर लिखने में लेखक का आत्मविश्वास अधिक होगा। अतः प्रभावी लेखन के लिए लिखने से पहले रचना में प्रस्तुत किए जाने वाले विषय की सभी बातों को लेखक को अच्छी तरह मन में बसा लेना चाहिए। आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए और जो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं उसको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से आप नोट कर लीजिए। पहले ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। और इनके बारे में जब मैं विस्तृत से विवरण कर रही हूं तो थोड़ा थोड़ा सा मेन से पॉइंट्स आप लिख लीजिए ताकि बाद में ध्यान रहे। जिसके पास बुक्स नहीं है लिख लीजिए प्लीज। और आप e-gyankosh.ac.in से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने कल भी बोला था आपको। तो साथ साथ में ये लिख लीजिए। विषय से संबंधित जितनी भी सामग्री मिले, सामग्री मतलब डाटा, उसे एकत्र करना चाहिए और उस पर यथेष्ट मनन चिंतन करना चाहिए। जिस विषय पर लेखक का सच्चा वास्तविक अनुराग नहीं होगा, उस विषय पर लेखक प्रभावी ढंग से नहीं लिख सकेगा। इसका मतलब क्या है?
कि जब हम किसी विषय का चुनाव करते हैं तो हमें उसमें दिलचस्पी भी होनी चाहिए, ताकि बाद में हमें ये ना लगे कि हम इसमें लेखन कर ही नहीं सकते, हमें इसकी जानकारी ही नहीं है। इसलिए हमें ऐसे विषयों का चुनाव भी करने से बचना चाहिए जिनके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है, सामग्री पर्याप्त नहीं है और जिनमें दिलचस्पी ना के बराबर है। अगर हम मन मारकर ऐसे विषयों का चुनाव कर भी लेते हैं तो उनका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, वो अप्रभावी लेखन में ही जाएंगे। तो हमें हमेशा उस विषय का चुनाव करना चाहिए जिसमें हमें स्पष्टता प्राप्त हो, सुचारू ढंग से लेखन में प्रतिपादन कर सके। ठीक है। वैसे तो लेखक अनेक विषयों का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन लिखना उसी विषय पर चाहिए जिस पर मन में भली भांति विचार परिपक्व हो चुका हो। एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए कि महाश्वेता देवी ने, किसने? महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास जंगल के दावेदार, कौन सा उपन्यास है? जंगल के दावेदार की रचना के लिए, और अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल, किसका उपन्यास है ये? अमृतलाल नागर का। तो इन्होंने रचना से पहले अपने विषयों से संबंधित सामग्री का गहन व सांगोपांग अध्ययन किया। जंगल के दावेदार उपन्यास बिहार के आदिवासी महापुरुष बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित था। इससे संबंधित था। तो जंगल के दावेदार उपन्यास है, किसने लिखा था? महाश्वेता देवी ने। और ये उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? बिहार के आदिवासी महापुरुष बिरसा मुंडा के जीवन से। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप साथ साथ में। तो लेखिका ने नृत्य शास्त्री कुमार सुरेश सिंह के नृत्य शास्त्रीय लेखन व अन्य बहुत सी सामग्री का अध्ययन किया। खुद उस क्षेत्र के आदिवासियों से मिलकर उनकी भावनाओं को समझा तथा फिर तार्किक रूप से उपन्यास की स्पष्ट योजना बनाकर यह उपन्यास बंगला भाषा में लिखा। कौन सी भाषा में? बंगला भाषा में लिखा। और इसी उपन्यास को बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इसी प्रकार से अमृतलाल नागर, जिनका उपन्यास का नाम क्या था? नाचो बहुत गोपाल, मेहतर या बंगी जाति के जीवन को अपने उपन्यास की कथा का विषय बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मेहतर जाति, कोई जाति है मेहतर, उसको ये अपने लेखन का विषय बनाना चाहते थे। मेहतर जाति के सामाजिक इतिहास का इन्होंने जमकर अध्ययन किया व उसके बाद इस उपन्यास से क्या मतलब है? नाचो बहुत गोपाल की कथा का विन्यास तैयार किया, यानी इन्होंने शुरुआत की। इस प्रकार से विषय पर समुचित ध्यान देने से दोनों लेखकों की यह कृतियां महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का दर्जा प्राप्त कर पाई। यशपाल के झूठा सच की आलोचना में, यशपाल की एक आलोचना है झूठा सच, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानियां एकांकी होते हैं वैसे ही आलोचनाएं होती हैं। अब ये यशपाल के झूठा सच, ये क्या है? एक आलोचना में है। इसमें क्या कहा गया है
कि लेखक ने उस काल के अखबारों की विभाजन से संबंधित तमाम कतरनों को छान मारा। ऐतिहासिक उपन्यासकारों के लिए तो विषय की तथा अतीत के समुचित इतिहास की जानकारी अत्यंत आवश्यक होती है, अन्यथा यह अतीत के अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। किसी साहित्यिक रचना के लेखन में रचनाकार को विषय के साथ साथ किसका ध्यान रखना होता है? विषय के साथ साथ भाव का भी ध्यान रखना होता है। विषय और भाव ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समानांतर चलेंगे, तभी रचना कैसी प्रभावशाली बन पाएगी। तो यहाँ पर भाव का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सृजनात्मक रचनाओं में भाव पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। अतः रचना में भाव का विभाव कुशलता से होना बहुत जरूरी होता है। यह तभी हो सकता है जब लेखक अपनी रचना में भावों की प्रस्तुति अत्यंत सहज रूप से करता है। जितनी सहज भाव प्रस्तुति रचना में होनी, उतनी ही वह अधिक प्रभावी होगी। विषय के चुनाव व उसके अध्ययन मनन के अतिरिक्त लेखक को अपने विषय को रचना में वस्तु का रूप देना होता है। इसलिए साहित्य के संदर्भ में विषय को विषय वस्तु या प्लॉट भी कह दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। प्लॉट, प्लॉट से क्या अभिप्राय है? तो क्या है? साहित्य के संदर्भ में विषय को विषय वस्तु या प्लॉट भी कहा जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। साहित्य के संदर्भ में विषय को विषय वस्तु या प्लॉट भी कहा जा सकता है। ठीक है। प्लॉट कायदे से कथा वस्तु का पर्याय है, लेकिन विषय वस्तु रचना की अंतर्वस्तु के रूप में भी परिभाषित कर दी जाती है। अर्थात लेखक पहले अपनी रचना की अंतर्वस्तु पर मनन करता है, फिर उस अंतर्वस्तु के लिए उपयुक्त रूप या शिल्प या रचना कौशल की तलाश करता है। कहा जाता है कि रचना की अंतर्वस्तु अपने उपयुक्त रूप या शिल्प स्वाभाविक रूप से ही चुन लेती है, लेकिन लेखक को इसके लिए सायास प्रयत्न भी करने होते हैं। अंतर्वस्तु की प्रस्तुति उतनी ही अधिक प्रभावी बन जाती है जितना उपयुक्त उसका रूप या शिल्प होता है। अतः लेखक को शिल्प, शैली या रूप पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रभावी लेखन शिल्प के स्तर पर, ये हमने किया था प्रभावी लेखन विषय के स्तर पर। अब हम कर रहे हैं प्रभावी लेखन शिल्प के स्तर पर। लेखक कई बार अपने विषय के संबंध में तो स्पष्ट होता है, लेकिन स्पष्टता के बावजूद वह अपने लेखन में प्रभावी नहीं हो पाता। इसका क्या कारण है? कि वह विषयों या मंत्रों को ही लेखन का सब कुछ मान लेता है और यह समझ नहीं पाता कि न सिर्फ बात महत्वपूर्ण है, बात को कहने का ढंग भी, बात को कहने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि बात ठीक या प्रभावी ढंग से नहीं कही जाएगी तो बात बड़ी होकर भी बेकार चली जाएगी।
इसीलिए लेखन में रचना कौशल का मतलब क्या है? अपने विचार या भाव को किस तरह से अधिक प्रभावी बनाया जाए। तो लेखन में रचना कौशल की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और यह रचना कौशल सीखना पड़ता है। इसे अभ्यास से, बार बार प्रयास करने से, परिश्रम से ही सीखा जा सकता है। इस रचना कौशल के अंतर्गत कई पक्ष आते हैं और वो पक्ष कौन कौन से हैं? नंबर 1, भाषा पर अधिकार। नंबर 2, शब्दावली। नंबर 3, वाक्य विन्यास। ये पॉइंट्स लिख लीजिए आप साथ साथ में। नंबर 4, शैली। नंबर 5, मुहावरे, लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग। नंबर 6, अलंकारिकता। नंबर 7, व्याकरणिक शुद्धता। नंबर 8, अर्थ और भाषा में अन्विति। तो सबसे पहले है भाषा पर अधिकार। ये प्रभावी लेखन के किसके अंतर्गत आते हैं? शिल्प के स्तर पर इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले है भाषा पर अधिकार। जिस भी भाषा में लेखक अपने विचारों या भावों को लेखन के रूप में प्रकट करना चाहता है, उस भाषा पर उसे अधिकार होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? कि जिस भी भाषा में लेखक अपने विचार या भावों को लेखन के रूप में प्रकट करना चाहता है, उस भाषा की समझ उसे अच्छी तरह से होनी चाहिए। यहां हिंदी के संदर्भ में देखें तो हिंदी की अनेक उपभाषाएं हैं, जैसे भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी। ये सब क्या है? हिंदी भाषा की उपभाषाएं। लेकिन जो लेखक हिंदी की सभी उपभाषाओं के पाठकों तक पहुंचाना चाहता है, उसे प्रचलित हिंदी अर्थात खड़ी बोली हिंदी पर अपनी पकड़ अच्छी करनी चाहिए। लेखन के विषय के अनुसार भी भाषा पर अधिकार होना चाहिए। सृजनात्मक लेखन के लिए प्रेमचंद जैसी भाषा भी हो सकती है और निराला या मुक्तिबोध जैसी भी हो सकती है। लेकिन यदि विचारात्मक लेखन है तो भाषा का स्वरूप बदल जाएगा। इसीलिए लेखक को भाषा के बहुविध रूपों की जानकारी व उन पर पर्याप्त पकड़ होनी जरूरी है। यह प्रभावी लेखन की पहली शर्त है। यह बहुविध रूपों का मतलब क्या है? उपभाषाओं से, यानी कि कई भाषाओं की जानकारी लेखक को होनी चाहिए। भाषा को जटिलता से बचाकर उसे यथासंभव सरल रखना चाहिए। यानी लेखन करते समय साहित्यिक भाषा का कम प्रयोग करते हुए सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जटिल शब्दों के प्रयोग करने से बचना चाहिए। नंबर 2 है शब्दावली। लेखन की शब्दावली जितनी समृद्ध होगी, उतनी ही अधिक प्रभाव क्षमता वह अपनी रचना में ला सकता है। न केवल शब्दावली ही समृद्ध होनी चाहिए, लेखक को अपनी शब्दावली के शब्दों के अर्थ की सूक्ष्म छायाओं का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग कर दिया बट उनके अर्थ का हमें ज्ञान ही नहीं है। जब तक शब्द के अर्थ का पता नहीं होगा, तब तक हमें उन शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कहने का भाव यही है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनके अर्थ का हमें अच्छी तरह से ज्ञान हो। कई बार
एक जैसे अर्थ वाले अनेक पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, किंतु शब्दों का अलग अलग होना ही यह बताता है कि हर शब्द किसी विशिष्ट संदर्भ में प्रयुक्त करने योग्य है। नंबर 3, वाक्य विन्यास। लेखक की रचना में वाक्यों की बुनावट बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वाक्यों की बुनावट का मतलब है कि कैसे वाक्य बनाए गए हैं। विचार चाहे जितने भी अच्छे या उत्तम हो, यदि उन्हें अटपटे वाक्यों में प्रस्तुत किया जाए तो वे कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि लेखक अपने लेखन में वाक्य विन्यास के प्रति सचेत हो। जहां तक हो सके जटिल वाक्य विन्यास से बचना चाहिए। जटिल वाक्य विन्यास का मतलब है कि कठिन शब्दों का, कठिन वाक्यों का प्रयोग ना करें, छोटे छोटे वाक्यों का और सरल वाक्यों का प्रयोग करें। एक वाक्य में एक ही विचार या भाव रखने का प्रयास करना चाहिए। ये ना हो कि एक वाक्य में गूढ़ शब्दों का प्रयोग करके उसमें 2, 3 या उससे ज्यादा भावों का या विचारों का समावेश कर दिया जाए। इसे वाक्य समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए एक वाक्य में एक ही विचार या भाव रखना चाहिए। अनावश्यक वाक्य विस्तार से बचना चाहिए, यानी लेखन को लंबा चौड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना जरूरी हो उतने ही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वाक्य में अस्पष्टता, भद्दापन, भ्रामकता आदि ये आ सकते हैं। छोटे व सुगठित वाक्य ही अधिक सुंदर व प्रभावशाली होते हैं। साहित्यिक रचनाओं में कई बार संयुक्त वाक्यों की भी जरूरत होती है, लेकिन जो कुशल लेखक है वो जानते हैं कि कहाँ साधारण व छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ लंबे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। रचना का सौंदर्य अधिकांश यथासाध्य संक्षिप्त व स्पष्ट वाक्यों में अधिक झलकता है। वाक्यों में शब्द योजना भी समुचित होनी जरूरी है। आप इन छोटी छोटी लाइंस को नंबरिंग देके अलग अलग लिख सकते हैं। वाक्य विन्यास के अंतर्गत चल रही है ये सब। तो जो ये अलग अलग से पॉइंट्स हैं, इनको नंबरिंग देके आप लिख लीजिए साथ साथ में। रचना का सौंदर्य अधिकांश यथासाध्य संक्षिप्त व स्पष्ट वाक्यों में अधिक झलकता है। वाक्यों में शब्द योजना भी समुचित होनी जरूरी है। अब ये आगे सारे जितने भी चैप्टर दिए गए हैं ये थ्योरी बेस ही हैं, तो इनके आप मेन से हेडिंग्स लिख लीजिए, साथ के साथ पॉइंट्स बना लीजिए साथ साथ में, आपके नोट्स बन जाएंगे इससे। अब सबसे अच्छा वाक्य कौन सा समझा जाता है कि जिसमें न तो एक भी शब्द घटाने या बढ़ाने की जरूरत पड़े और ना ही वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के क्रम को जरा भी बदलने की जरूरत पड़े। यदि शुद्ध और अच्छे वाक्यों में शब्द भी इधर उधर कर दिए जाएं तो उसका आशय ही बदल जाएगा। शब्दों के इधर उधर करने से भी वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। नंबर 4, शैली। शैली का अर्थ क्या है? ढंग, तरीका। यानी शैली का जो साधारण अर्थ है वह है ढंग, तरीका। जिस ढंग से कोई लेखक अपनी बात बोलता है उसी से उसकी
विशिष्ट पहचान बन जाती है। एक ही बात को दो लेखक अलग अलग ढंग से जब कहते हैं तो उससे यह बात निकलती है कि लेखक अपनी शैली से पहचाना जाता है। जैसे फैज अहमद, फैज का एक शेर है, सुन लीजिए। जिस धज से कोई मक्तल में गया, कोमा वो शान सलामत रहती है। क्या है? जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो ये एक शेर लिखा गया है फैज अहमद फैज के द्वारा। अर्थात शहीद मक्तल पर अपनी जिस खास धज से जाता है, वही उसकी विशिष्टता बन जाती है। यही चीज लेखन के संबंध में भी सही है। लिखने वाले सैकड़ों हजारों लेखक होते हैं, लेकिन कुछ ही लेखक होते हैं जो अपनी शैली की विशिष्टता से जाने जाते हैं, जो सबसे अलग दिखाई देते हैं। किसके कारण? अपनी शैली के कारण, अपने बोलचाल के तरीके के कारण। साहित्य का तो सारा सौंदर्य ही किस पर आधारित होता है? शैली पर। इसमें अंग्रेजी कवि है एक पोप, उन्होंने कहा भी है, एक पर्टिकुलर लाइन बोली है उन्होंने, शैली हमारे विचारों की वेशभूषा है। ये पंक्ति किसके द्वारा बोली गई है? अंग्रेजी कवि पोप के द्वारा। ये नोट कर लीजिए आप, अंग्रेजी कवि पोप के द्वारा शैली हमारे विचारों की वेशभूषा है। और कार्लाइल के द्वारा भी एक पंक्ति बोली गई है, जिसमें वो क्या बोलते हैं? शैली लेखक के विचारों का परिधान नहीं, बल्कि त्वचा है। क्या है? किसके द्वारा? कार्लाइल। कार्लाइल क्या बोला है उन्होंने? शैली लेखक के विचारों का परिधान नहीं, बल्कि त्वचा है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। कार्लाइल के द्वारा इस पंक्ति को बोला गया है, शैली लेखक के विचारों का परिधान नहीं, बल्कि त्वचा है। ठीक है। शैली में भाषा, अर्थ, भाव, शब्द आदि सभी विहित पक्ष हैं। इसी में छंद व अलंकार का भी प्रयोग होता है। श्रेष्ठ लेखक की शैली सबसे स्वतंत्र होती है, और प्रेमचंद जैसे लेखकों को उनकी शैली से भी तुरंत पहचाना जा सकता है। मुहावरे, लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग। भाषा में सौंदर्य लाने के लिए मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग के लिए लेखन में अक्षर आते हैं, और इनका प्रयोग लेखन को प्रभावशाली बनाने में सहायता करता है। हाँ, मुहावरों व लोकोक्तियों के बिना किसी संदर्भ के उपयोग उल्टा असर भी करता है, तब इससे लेखन की प्रभाव क्षमता कम होती है। अतः मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग लेखन में जरूरी तो है, लेकिन औचित्यपूर्ण ढंग से। कुछ मुहावरे जैसे आग बबूला होना, लाल पीला होना, और लोकोक्तियां नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब क्या है? प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं। और मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करने के लिए जरूरी नहीं है कि इंसान पढ़ा लिखा हो।
अलंकारिकता। लेखक को अपने लेखन में भाषा को प्रसंगानुकूल अलंकारिकता का जामा ओढ़ाना चाहिए। यानी कि जब लेखक अपना लेखन कार्य स्टार्ट करता है तो उसे अपनी भाषा को अनुकूल बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए। अलंकारों से लेखन और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। और अलंकारों को एक और अर्थ दिया गया है, एक और अलग से शब्द दिया गया है, वो क्या है? आभूषण। काव्य का आभूषण, लेखन के लिए आभूषण का काम करते हैं मुहावरे अलंकार। तो अलंकारों का प्रयोग भी अच्छे से करना चाहिए। साहित्य लेखन में भाषा में अलंकारिकता विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करती है, किंतु अलंकारिकता का आधिक्य भाषा के सहज प्रवाह को नष्ट करके भाषा की प्रभाव क्षमता बढ़ाने की बजाय कम कर देता है। आधिक्य का मतलब कि अलंकारों का प्रयोग एक सीमा में रहकर करना चाहिए, एक हद तक करना चाहिए, अधिकता नहीं करनी, जिससे भाषा की प्रभाव क्षमता ही नष्ट हो जाए या फिर कम हो जाए। तो अलंकारों का प्रयोग करना है, परंतु एक सीमित अर्थ में। व्याकरणिक शुद्धता। प्रभावी लेखन के लिए शब्दों के ज्ञान के साथ साथ भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। व्याकरण के ज्ञान व लेखन में उसके व्यवहारिक उपयोग से अनेक प्रकार की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जिन लेखकों को भाषा का सहज ज्ञान बहुत अधिक होता है, उन्हें व्याकरण के ज्ञान की विशेष आवश्यकता नहीं होती। वे सहज रूप से ही शुद्ध व प्रवाहमय भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई लेखक व्याकरण का ज्ञान होने पर भी अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। वास्तव में तो भाषा अभ्यास से ही शुद्ध, सुंदर व मनोरम होती है। व्याकरण का ज्ञान तो अभ्यास में ही थोड़ा सहायक होता है। लास्ट पॉइंट है अर्थ और भाषा में अन्विति। लेखन में अर्थ और भाषा का अत्यधिक महत्व होता है। अर्थ शब्दों से ग्रहण होता है, अर्थ प्राय स्पष्ट होता है, लेकिन भाव कुछ गूढ़ होता है। किसी शब्द या वाक्य का साधारण अर्थ समझने में उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी उसका भाव समझने में। अतः प्रभावी लेखन वही होता है जिसमें वाक्य का अर्थ तो ठीक से समझ में आए ही साथ में रचना का भाव भी उचित रूप से पाठक के मन में संप्रेषित हो जाए। मतलब अच्छे से रचना का भाव भी समझ में आए। अर्थ और भाव में एकन्विति भी होनी चाहिए। एकन्विति मतलब एकता, समानता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शब्दों या वाक्यों से कुछ और अर्थ निकल रहा हो, जबकि लेखक का भाव या आशय बिल्कुल उससे क्या है, विपरीत है। अर्थ और भाव सदा सदा भाषा के साथ साथ चलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा सदा भावों की अनुगामिनी होती है। अनुगामिनी मतलब अनुसरण करने वाली, पीछे पीछे चलने वाली। लेकिन एक अन्य स्तर पर यह भी कहा जा सकता है कि अर्थ और भाव को भाषा का अनुगमन करना पड़ता है। प्रभावी लेखन के लिए जरूरी है कि वाक्यों या शब्दों से भाव और अर्थ ठीक से संप्रेषित हों। गूढ़ और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग भी करने से हमें बचना चाहिए। एक सफल व प्रभावशाली लेखक वही है जो अपने लेखन में शब्द, अर्थ, भाव
ध्वनि और संगीत। कौन कौन से? शब्द, अर्थ, भाव, ध्वनि और संगीत, सभी बातों का ध्यान रखकर लेखन करता है। इन सब बातों के अतिरिक्त रचना कौशल या शिल्प में कुछ और भी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अक्षरों में अशुद्धियां न होकर संस्कृत या फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों का अशुद्ध रूप न लिखा जाए। बिंदियों का सही प्रयोग होना चाहिए, विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो, छपने से पहले प्रूफ ठीक से देखे जाएं, यानी कि लेखन जो हमने किया है उसको संपादित करवाने से पहले एक बार, दो बार, जितनी भी आवश्यकता है उसके अनुसार हमें उसका अध्ययन अच्छे से कर लेना चाहिए ताकि संपादन के समय कोई अशुद्धि ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पाठक जो है, लेखक जो है, वो अपने रचना कौशल को क्या कर सकता है? प्रभावी लेखन के रूप में ढाल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब प्रभावी लेखन में आगे सिर्फ लक्ष्य बचा हुआ है, इसको हम कल करेंगे। आप पॉइंट्स को साथ साथ नोट कर लिया करो, इजी रहेगा आगे आपको। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम।